लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और खासतौर पर फातिवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कोणों से बात की है। ये हम सब जानते हैं कि फासीवाद के गहराते संकट से भारत का लोकतंत्र, भारत की स्वाधीनता, भारत के संवैधानिक मूल्य और भारत की मेहनतकश जनता का जीवन किस तरह संकट में पड़ता जा रहा है। और फासीवाद का मुकाबला केवल वामपंथ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। पिछले दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में हुआ। उस सम्मेलन में भी फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त करते हुए फासीवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने का आह्वान किया गया। तो फासीवाद का संकट क्या है और कम्युनिस्ट आंदोलन में उसकी भूमिका क्या है, इन सारे मुद्दों पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में आज हमारे साथ फिर एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव, प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता, वरिष्ठ मार्क्सवादी चिंतक, लेखक, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट डॉक्टर गिरीश शर्मा जी फिर एक बार हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, आपको लाल सलाम, आपका स्वागत है। लाल सलाम जी आपको। जी कॉमरेड। तो जैसा कि मैंने कॉमरेड कहा कि फासीवाद का संकट गहराता जा रहा है, भारत का लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्य, मेहनतकश जनता के हित संकट में है और सैद्धांतिक रूप से फासीवाद का मुकाबला सिर्फ वामपंथ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट आंदोलन में फासीवाद के गहराते संकट को किस चिंता के साथ लिया जाता है और किस तरह हम फासीवाद का प्रतिरोध कम्युनिस्ट आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा है और किया जा सकता है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विगत दिनों चंडीगढ़ में आयोजित 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में फासीवाद को लेकर किस तरह चिंता व्यक्त की गई और इसके खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बना के प्रतिरोध की क्या रणनीति बनाई गई। मैं चाहूंगा इन सारे मुद्दों पे बोलने के लिए आपका स्वागत है। कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद शैली जी। मैं जी शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा जी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये शताब्दी वर्ष भी है। जी 1925 में देश के उन क्रांतिकारी समूहों ने जो जी न केवल भारत को आजाद करना चाहते थे, जी यहाँ एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का निर्माण भी करना चाहते थे, जी उन्होंने मिलकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी। 1925 के 25, 26, 27 दिसंबर में जी कानपुर नगर में, कानपुर जी महानगर में। जी उसके बारे में मैं ज्यादा इस समय नहीं कहूंगा, बस जी ये कहूंगा कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो 100 वर्ष है, वो जी भारत के लोकतंत्र, भारत की आजादी, भारत की आवाम की खुशहाली के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साल रहे हैं। इस बात जी को रेखांकित किया जाना चाहिए। जी अब बात फांसीवाद की आती है। इस जी फांसीवाद को हमने 20वीं शताब्दी में झेला है पूरी दुनिया ने, जी और अब 21वीं शताब्दी में भारत के लोग दुनिया के कुछ अन्य भागों के लोगों की तरह उसे झेल रहे हैं। आप जी और हम सभी जानते हैं कि इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में जो जी सत्ताएं स्थापित हुई, सरकारें जी स्थापित हुई, जी उन्होंने इस तरह से पूंजीवाद की सेवार्थ, पूंजीवाद को, लुटेरे पूंजीवाद को मजबूत करने के लिए जी जनता के अधिकारों को काट करके उसे गुलाम से भी बदतर बनाने के लिए किस तरह जी के हथकंडे अपनाए थे। उन्होंने जी राज्य सत्ता को बिल्कुल एक क्रूर सत्ता में बदल दिया था। जी सामाजिक विभाजन के जरिए ही फांसीवाद को खुराक मिलती है। इसलिए हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अभियान चलाया और जी जर्मन प्रजाति की सर्वोच्चता की बात की, और जी एक जर्मन राष्ट्रीयता के जी नाम पर उसने
जर्मनी के फांसीवाद को खुराक पैदा करने की कोशिश की। इसके जो जी भयावह परिणाम हुए, किस तरह से जर्मनी ने सारे विश्व को हिटलर के नेतृत्व में कॉन्क्वर जीतने का सपना देखा, और मुसोलिनी ने इटली के माध्यम से यूरोप और फिर उसके बाद सारी दुनिया को अपने बस में करने का, कब्जे में करने का जो ख्वाब पाला था, उसके जी परिणाम हमें अंततः वहां की जनता, दोनों देशों की जनता को तो देखने को मिले ही, अंततः जी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भी देखने को मिले, जिसने दुनिया में 7 करोड़ लोगों को मौत के घाट पहुंचा दिया, मौत के जी घाट पहुंचा दिया। जी आज मैं ये देख रहा हूं कि भारत में यद्यपि फांसीवाद के बीज हमारे समाज में निहित है, जी लेकिन 1925 में ही जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जी लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय और समानता, भाईचारा, भ्रातृत्व भाव के उद्देश्य से अपनी स्थापना कर रही थी, वहीं जी कुछ लोग थे जो मुसोलिनी और हिटलर के इस फांसीवादी दर्शन को भारत में उतारने के लिए, लागू करने के लिए एक दूसरे संगठन की स्थापना कर रहे थे, जी जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जी जानते हैं। जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिल्कुल हिटलर और मुसोलिनी की तर्ज पर जी यहाँ एक कृत्रिम शत्रु चुना, मुसलमानों को चुना, कम्युनिस्टों का तब तक नाम नहीं था, आगे चल के कम्युनिस्टों को चुना, क्योंकि वही लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए और न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण के लिए संघर्ष करते हैं, और जी पूंजीवादी शोषण के खिलाफ मजदूरों, किसानों और दलितों, आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े होते हैं। इसलिए आगे चल के उन्होंने अपने मुख्य दुश्मन के तौर पर एक तरफ जी मुसलमान, ईसाई और दूसरी माइनॉरिटी को चुना, और दूसरी तरफ उन्होंने कम्युनिस्टों को चुना। कम्युनिस्टों को जी चुनने के पीछे एक कारण ये भी था, जिन जी समुदायों के लिए, जिनका मैंने जिक्र किया, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और जो भी वंचित समुदाय है, जिनके लिए कम्युनिस्ट लड़ा करते हैं, उनसे भारत की परिप्रेक्ष्य में आरएसएस सीधे नहीं लड़ सकता था, उनका नाम नहीं ले सकता था। इसी तरह समाजवाद से भी सीधे नहीं लड़ सकता था, जी इसलिए उसने कम्युनिस्टों को निशाना बनाया और अपने टारगेट पर लिया। जी बीच में कई बार, भारत की आजादी के बाद कई बार, जी यद्यपि आरएसएस द्वारा निर्मित पार्टी पहले जनसंघ थी और अब भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सत्ताएं आई, लेकिन वो सत्ताएं इस प्रकार की थी कि वो पूर्ण बहुमत की सत्ताएं नहीं थी, और आरएसएस और बीजेपी अपना एजेंडा चला नहीं सकते थे। यद्यपि उन्होंने 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, जो आपातकाल के बाद वजूद में आई थी, जी उसमें अपने एजेंडे को लागू कराने की कोशिश की, और जी लेकिन बड़े पैमाने पर दंगे हुए, दूसरे लोग सावधान हुए, दूसरी दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा, और भारतीय जनता पार्टी टूट गई, और आरएसएस और उस समय की जनसंघ के जो सपने थे वो भी चूर चूर हो गए। इसके बाद उससे कुछ सबक लेते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, और गांधीयन सोशलिज्म और एक्टिव सेक्युलरिज्म और जेन्युइन सोशलिज्म, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, इस तरह के मुद्दे को साइन बोर्ड बना करके भारतीय समाज को बहकाने, बरगलाने और ठगने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है, वो मात्र पुराने जनसंघ, जो कि आरएसएस की कोख से निकला था, उसी का एक नया नया रूप है। पुरानी बोतल में नई, नई बोतल में पुरानी शराब है, तो लोग समझ गए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 2014 के बाद से मोदी के नेतृत्व में और आरएसएस के पूर्ण सहयोग से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से उसके हाथ में सत्ता के सूत्र मजबूती से आ गए हैं, और वो निरंतर फांसीवादी रास्ते पर बढ़ रही है। जी हमारे कुछ लोगों को गलतफहमी है
कि फांसीवाद कोई एक ऐसा ऐसा शासन तंत्र है जो एक बिंदु पर आकर के वो दिखाई देने लगेगा कि ये फांसीवाद है। ऐसा नहीं है, ऐसा जी नहीं है। जैसे कि जो पानी में मगर तैरता है, वो अंदर अंदर तैरता रहता है, अंदर अंदर तैरता रहता है, और फिर एक मौका ऐसा आता है वो अपना मुंह पानी के ऊपर चमकाता है तो लोगों को पता लग जाता है कि ये जी मगरमच्छ है और ये हमें जी डस जाएगा, खा जाएगा। जी लेकिन फांसीवाद कभी अपना चेहरा उजागर नहीं होने देता। जी फांसीवाद पानी के भीतर तैरने वाले मगरमच्छ की तरह भीतर ही भीतर काम करता है और लोगों के अधिकारों को से वंचित करता है उन्हें। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रतिमानों को नष्ट भ्रष्ट करता है। लोगों के की आर्थिक और सामाजिक आजादी को छीनता है और कारपोरेट घरानों की पुष्टपनाही के लिए, उनके हितों के साधन के लिए, जैसा कि आज भारत में हो रहा है, बीजेपी की सरकार कारपोरेट्स की सरकार बन के रह गई है, तो उसके लिए वो काम किया करता है। और क्योंकि पूंजीवाद और आज के कारपोरेटवाद के प्रति क्योंकि वो लूट का राज चलाते हैं, लोगों में, आम जनमानस में एक नफरत होती है। इसलिए उसको ढांकने के लिए और ढकने के लिए, ढांकने के लिए वो आज के समाज में साम्यवाद, समाजवाद के और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान, उनके खिलाफ एक अभियान चलाता है जो कि आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं चलाया जा रहा है। और फांसीवाद को आगे बढ़ने के लिए जो सर्वाधिक जरूरी चीज होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि कृत्रिम शत्रु गढ़े जाते हैं। मैंने बताया कि आरएसएस ने प्रारंभ में मुस्लिम समाज, ईसाई, अल्पसंख्यकों को कृत्रिम शत्रु गढ़ा। वो आज भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माइनॉरिटी के सवालों को लेकर के आरएसएस सक्रिय रहता है और अनेक चीजों को उनके मत्थे बढ़ करके हिंदू भारत के बहुसंख्यक समाज को संगठित करने की कोशिश करता है और बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज के बीच नफरत की दीवारें खड़ी करके अपना बहुमत जुटाता है। ऐसा आज हम बड़े आसानी से भारत के अंदर देख रहे हैं, जो लगातार हो रहा है, चाहे गौ रक्षा के नाम पर हो रहा हो, चाहे 3 तलाक के नाम पर हो रहा हो, चाहे दूसरे, चाहे घुसपैठियों के नाम पर हो रहा हो। ये सारे काम वो कर रहे हैं और किसी भी लोकतांत्रिक शक्ति को या जो शक्ति उनके मार्ग में बाधा है उसको वो किसी न किसी बहाने टारगेट करते हैं। ईसाइयों पर वो धर्मांतरण का आरोप लगा करके और लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करते हैं, और लोगों को ही खड़ा नहीं करते, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और उनकी रक्षा में खड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों को वो राज सत्ता के द्वारा भी पीड़ित करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यद्यपि इस लोकसभा के चुनाव के बाद वो ताकत नहीं हासिल कर चुकी जो पिछली लोकसभा में हासिल कर पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो उतने ही पोखर ढंग से अपनी अपने अधिनायकवादी रूप को चला रही है, कारपोरेट परस्त रूप को चला रही है, और इसका विरोध करने वाले वामपंथियों, लोकतांत्रिक शक्तियों, कम्युनिस्ट शक्तियों और उनके इर्द गिर्द लामबंद रहने वाले किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, उन सब के खिलाफ भी अभियान चला रही है। एक तरफ वो जो विपक्ष की ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फांसीवादी कदमों के खिलाफ खड़े हुए हैं, और ये फांसीवादी कदम ये है कि कारपोरेट्स के हित में काम करना और सत्ता को धर्म के लवादे में लपेट करके अधिक से अधिक अधिनायकवादी और अलोकतांत्रिक बनाना। इसके लिए वो विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं। बार बार वो ईडी जैसी संस्थाओं, आईटी इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं, सीबीआई जैसी संस्थाओं और यहाँ तक कि न्यायपालिका के अंदर भी हस्तक्षेप करके वो लोकतांत्रिक शक्तियों को दबाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बड़े तरीके से कारपोरेट पूंजी के बल पर और
कैरियरवाद को प्रमोट करते हुए मीडिया के बड़े हिस्सों को भी अपने पक्ष में कर लिया है और मीडिया का इस्तेमाल भी वो अपने अलोकतांत्रिक और अधिनायकवादी कदमों को आगे बढ़ाने के लिए करते आए हैं। वो न्यायपालिका को भी इस्तेमाल करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। उसके अनेक उदाहरण हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने एक महिला से दुरुपयोग, महिला के साथ गलत व्यवहार के आरोप लगाए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया। तो वो धमकाते भी है और ललचाते भी है और अंत में खरीदते भी है। तो आज सने सने फांसीवाद भारत के अंदर आरएसएस के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए अपने फांसीवादी कदमों को आगे बढ़ा रहा है। पहला काम, वो संविधान को विनष्ट करना चाह रहा है। ये जो संविधान है जिसने हमारे देश को गारंटी की है लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की, जिस संविधान ने हमें कानूनी कवच पहनाया हुआ है, जिस संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भेद किए गए हैं, और वो इसलिए किए गए हैं कि पूरे संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समाजवाद के पक्ष में है। इसलिए उनको उसकी प्रस्तावना में भी उन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। उस संविधान को वो नष्ट करना चाहते हैं। सीधे संविधान को नष्ट करने की वो बात कर नहीं सकते। और उन्होंने जब बात की भी तो देश का जनमानस खड़ा हो गया और गत लोकसभा चुनाव में उनका नारा था, अब की बार 400 पार। जनता ने संविधान की रक्षा के सवाल को महत्व दिया और उनको 240 सीटों पर समेट दिया। तो जनता भी सजग है। लेकिन वो निरंतर हमारे इस संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, उसको बदलना भी चाहते हैं, उसको प्रतिगामी बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी 130वां संविधान संशोधन वो लोकसभा में ले आए, जिसका सीधा असर ये होगा कि यदि कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री 30 दिन तक किसी झूठे भी आरोप में जेल में रह जाए तो उसे हटाया जा सके। इस तरह के वो काम करते हैं और अपने इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए, जैसा कि मैंने कहा, वो निरंतर सामाजिक विभेद पैदा करते रहते हैं। और वो विभेद पैदा करते हैं एक धर्म के मानने वालों को बरगलाने, बहकाने, गुमराह करने में वो कभी पीछे नहीं रहते। कभी गणेश जी को दूध पिलवा देते हैं। और एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के रहते सभी धर्मों को समान और सभी धर्म की क्रियाओं को समान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। और अगर ईद और बकरीद मुसलमानों के त्योहारों पर अगर ईदगाह के अंदर जगह न रहने पर या मस्जिद के अंदर जगह न रहने पर वो अगर कोई बाहर नमाज पढ़ता है तो उनके ऊपर लाठियां मारते हैं, उनकी धार्मिक क्रिया में बाधा डालते हैं। इस तरह के घृणित कार्य वो करते रहते हैं। इससे बड़ा नुकसान हमारे देश की जनता का होता है। लोग समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे हित की बात कर रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि वो चोर रास्ते से उनके हितों को छीन रही है, कुचल रही है और साइन बोर्ड वो धर्म का लगा करके उनको बरगलाती है कि हम आपके हितैषी हैं। कुंभ में उसका हमने ये रूप दिखाई दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। कुंभ में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं था। सरकार और मीडिया ने उसे ये कह करके दबा दिया कि इतनी बड़ी हिंदू समाज के लिए हमने घटना को कर डाला, ये कह करके दबा दिया। हाथरस में एक धार्मिक बाबा के प्रवचन में भगदड़ हुई और 130 के करीब लोग मारे गए, लेकिन उसको भी मीडिया ने दबा दिया। कल अगर तमिलनाडु में एक घटना हुई है, कुछ लोग भगदड़ में मरे हैं, तो उसको मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि मीडिया सारी घटनाओं को समान रूप से नहीं दिखा रहा। तमिलनाडु की घटना को भी दिखाया जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरी घटनाएं हैं
जो धर्म के नाम पर हो रही है उनको भी दिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह के भेद कर रहे हैं और इनको बल प्रदान कुछ ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो बहुसंख्यक समाज के नहीं है, वो अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक नेता है, वो भी इनके साथ सहयोग करते हुए, साजिश करते हुए। मैं बरेली की ताजा घटना का उदाहरण देना चाहूंगा। जब एक मौलाना ने अपने अनुयायियों को आई लव मोहम्मद के नाम पर लामबंद कर दिया, भड़का के सड़कों पर उतार दिया और प्रशासन से बढ़ा दिया, निर्दोष लोग जेल चले गए, मौलाना घर से बाहर नहीं निकले। तो इस तरह की बातें भी हो रही है। जो भी अपने हकों के लिए लड़ता है, ताजा घटना है, उसको ये किस तरह से दबाते हैं, किस तरह से बदनाम करते हैं। अर्बन नक्सल उन लोगों को कहते हैं जो आदिवासियों दलितों के अधिकारों की रक्षा में खड़े होते हैं। और अगर वो बामचुम अगर लेह लद्दाख को स्टेट उनका दर्जा देने के लिए आंदोलन करता है और लोग आंदोलन में हो जाते हैं और किसी कारण से हिंसा हो जाती है, तो उसको पाकिस्तान का एजेंट बता करके ये जेल में भेज देते हैं। ये इस तरह की बात करते हैं। पहलगाम कांड के बाद जो जो लोगों में गुस्सा भड़का, उसको उन्होंने पाकिस्तान और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मोड़ करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को साधने की कोशिश की, अपनी खोई हुई साख को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। सारी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सामने आ गई और भारतीय समाज भी उन्हें समझ गया। तो मैं अब यहाँ कहना चाहता हूं कि ये निरंतर देश की सत्ता पर काबिज रहते हुए फांसीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान, इन सबको कुचल रहे हैं और इससे हो ये रहा है कि भारत के किसानों, आपने किसान आंदोलन में देखा किस तरह से इन्होंने उनके ऊपर दमन किया, 700 किसानों की आत्महत्याएं हुई। भारत के मजदूरों के ऊपर दमन जारी है। 4 लेबर कोड बना दिए, सारे मजदूर कानूनों को नष्ट कर दिया। आदिवासियों के अधिकारों को किस तरह से वो कुचल रहे हैं और आदिवासियों के हित में बोलने वालों को या जो नहीं भी बोल रहे हैं, संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें नक्सलवादी बता करके मार रहे हैं। तो ये सारी बातें वो निरंतर कर रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, जो चंडीगढ़ में 21 से 25 तक हमारी पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, उसमें जो राजनीतिक दस्तावेज है वो पूरी तरह से, वो पूरा का पूरा दस्तावेज फांसीवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है और फांसीवाद से प्रभावित तबकों, किसानों, कामगारों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, शिक्षार्थियों, जिनके ऊपर नई और जो शिक्षा नीति है जो विभाजनकारी है, जो गुमराह करने वाली है, उसे थोपा जा रहा है। हमारा ये पूरा का पूरा दस्तावेज और उसके ऊपर हुई चर्चा की भावना फांसीवाद के खिलाफ खड़ी है और फांसीवाद से जो लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं उनके पक्ष में खड़ी है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो कहावत है कि कम्युनिस्ट ही लड़ सकते हैं उस फांसीवाद से, उसे संकीर्ण दायरे में देखे जाने की जरूरत नहीं। ये बात इसलिए कही जाती है कि फांसीवाद या अधिनायकवाद की जो विचारधारा है उसको कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले ही भली प्रकार समझते हैं, अन्य लोग उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। इसलिए ये कहावत है कि कम्युनिस्ट ही फांसीवाद से लड़ सकते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट ये जानते हैं कि जिनके हाथ में चुनाव के ही जरिए सही, और ये भी आप मान लीजिए कि फांसीवाद जरूरी नहीं कि मिलिट्री जुंता के जरिए आए, राजशाही के जरिए आए। फांसीवाद लोकतांत्रिक शक्तियों का, लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, लोकतांत्रिक संविधान का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी में भी आया, इटली में भी आया और भारत में भी उसी तरह वो अपने पैर
पसार रहा है। तो जी। कम्युनिस्ट जानते हैं कि जब वो सत्ता में बैठ गए, उनके हाथ में अपार सत्ता है, उनके हाथ में कारपोरेट जगत का अपार पैसा है, सरकारी मशीनरी है, दमनकारी मशीनरी है, तो वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट ये भी जानते हैं कि फासीवादी ताकतों से अकेले कम्युनिस्ट नहीं लड़ सकते। हालांकि इसके लिए एक मजबूत और एकीकृत कम्युनिस्ट आंदोलन की जरूरत जरूर होती है। इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कार्यक्रम के आधार पर, संघर्षों के आधार पर और समझदारी के आधार पर आपसी बातचीत के जरिए मतभेदों को मिटा करके कम्युनिस्ट एकता की जाए, पैदा की जाए। और कम्युनिस्ट एकता के लिए हम ये भी जरूर मानते हैं कि मदर पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सभी ने जो जो हमारा महाधिवेशन हुआ उसमें जो अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतागण आए और वामपंथी पार्टियों के नेतागण आए, उन सबने अपने वक्तव्यों में इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एक मदर पार्टी है, वो शताब्दी वर्ष मना रही है, उसके शताब्दी वर्ष में कम्युनिस्ट एकीकरण को आगे बढ़ने के प्रयास होने ही चाहिए, ये बात कही। तो हम ये भी ये मानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी, कम्युनिस्ट एकता का जो रथ है वो उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पार्टी मूल पार्टी है, मदर पार्टी है। उसने विभाजन के वक्त भी एकता को बचाने का प्रयास किया और विभाजन के बाद भी निरंतर एकता को बचाने का प्रयास कर रही है। उसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता कम्युनिस्ट एकता को कि विविधता विविधता भारत की विविधता में एकता है तो कम्युनिस्ट आंदोलन में विविधता में एकता है। नहीं नहीं, इस तरह से तो कम्युनिस्ट आंदोलन को और बंटने का मौका मिलेगा। अब कम्युनिस्ट आंदोलन पूरे देश का मजदूर और किसानों के हित की एक है। लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा की बात एक ही है, एक ही तरीके से सोची जाती है। इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन की का एकीकरण भी उसी तरह से होना ही चाहिए, उसका कोई विकल्प है नहीं। लेकिन जी, आप कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता के इर्द गिर्द वामपंथी एकता नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा, और वामपंथी एकता के इर्द गिर्द लोकतांत्रिक शक्तियों की एकता नहीं होगी तो फासीवाद से निर्मम और निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। एक बड़ा, जैसे कि यूरोप में पेट्रियोटिक फ्रंट बना था, उसी तरह से भारत में भी वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का एक बड़ा महाज बनेगा और वो बड़ा जमावड़ा अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके राजनीति पर अपना वैचारिक एकता स्थापित करके और जनता के हितों की लड़ाइयों में जब उतरेगा। चुनावी लड़ाई से फासीवाद रुकने वाला नहीं है। चुनाव है, संसद में अपनी बात रखने के लिए हम चुनावों में जाते हैं, अन्य ताकतें भी जाती है, लेकिन फासीवाद से लड़ाई उस जनता के बीच जाकर के लड़नी होगी जिस जनता को उसने अपने 100 साल के इतिहास में विभाजित किया है, उस जनता की एकता को तोड़ा है, उस जनता को धर्म और संप्रदायवाद के नाम पर लड़ाया है और धर्म के नाम पर उसके उसकी आंखों पर एक 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 भीना सा झीना सा पर्दा चढ़ा दिया है। उस जनता के हितों की लड़ाई, किसानों कामगारों के हितों की लड़ाई, बेरोजगार नौजवानों के हितों की लड़ाई हमको लड़नी होगी। इसके लिए वामपंथी लोकतांत्रिक शक्तियों की व्यापक एकता, जिसके मूल उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र को बचाने का सवाल हो, हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस महाधिवेशन में, क्योंकि जो परिस्थिति है देश की वैसी ही है जैसा कि मैंने अब तक कहा है, तो उस सारा जो विचार और सोच था, इसी सोच के इर्द गिर्द चलता रहा विचार विमर्श और बहुत ही साफ गोई तरीके से हमने तय किया। हमने इंडिया गठबंधन का भी जिक्र किया है कि ठीक है, इंडिया गठबंधन में बड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो और उसके फासीवाद के खिलाफ वो एक राजनीतिक मंच है
उस राजनीतिक मंच को और सशक्त किया जाना चाहिए, परिशोधित किया जाना चाहिए और धारदार बनाया जाना चाहिए और एक दूसरे के सम्मान पर आधारित और लोकतांत्रिक शक्तियों की शक्ति को बढ़ाने का उसे एक गठबंधन या मोर्चा का रूप दिया जाना चाहिए। ये हमने उसमें ये भी विचार किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम फांसीवाद को न केवल पीछे धकेल सकेंगे बल्कि भारत में फांसीवाद को परास्त और निस्तनाबूद कर सकेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये 25वां महाधिवेशन उसके लिए पर्याप्त दिशा निर्देश प्रदान करता है और मुझे उम्मीद है कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को और भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को उससे बड़ा बल मिलेगा और फांसीवाद के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई है वो तेज होगी, आगे बढ़ेगी। ये आपने बहुत ठीक बात कही। यहाँ सिर्फ एक सैद्धांतिक बात कमेंट में आपसे थोड़ा साफ करना चाहूंगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खुले दिल से आह्वान किया है कि फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए एक व्यापक मोर्चा बनना ही चाहिए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बात के लिए सर्वाधिक प्राथमिक रूप से गंभीर है। लेकिन कॉमरेड मतलब एक बात है कि देश की एक वामपंथी पार्टी और देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फांसीवाद के गहराते संकट को लेके गंभीर नहीं है। तो यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इन पार्टियों का फांसीवाद के संकट को लेके गंभीर ना होना क्या इस व्यापक फांसीवाद के खिलाफ मोर्चा बनाने की दिशा में कोई सैद्धांतिक परेशानी तो खड़ा हो नहीं पाएगी? आप क्या सोचते हैं? तो मतलब उस परिस्थिति में जबकि कुछ और पार्टियां फांसीवाद के संकट को लेके गंभीर नहीं है, हम सीपीआई ही सबसे ज्यादा गंभीर हैं और हम एक व्यापक मोर्चा बनाना चाहते हैं। वो उस मोर्चे में शामिल भी हो जाएंगे लेकिन उसके लिए गंभीर नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जी मैंने प्रारंभ में एक बात कही जी थी, मैं जी पुनः उसे रेखांकित करता हूं कि जी आखिर तो फांसीवाद जो पूंजीवादी शक्तियां हैं जिन्हें आज हम कारपोरेटवादी शक्तियों के रूप में देखते हैं, जी उनके हितों के लिए और उनके हित पूरे होते हैं, कारपोरेट शक्तियों के हित पूरे होते हैं शोषित पीड़ित जनता का आर्थिक सामाजिक शोषण करके। जी तो ऐसी हालत में जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो यद्यपि अंबानी अडानी का दो नाम लेकर के प्रतीक रूप में तो विरोध करती है, लेकिन 1991 में भारत का जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ये नई आर्थिक नीतियां जो आज कारपोरेटवादी नीतियां बन के हो रही है वो यही लोग लाए थे। अभी वो जो जनता में इन नीतियों के खिलाफ आक्रोश तो है, लेकिन जनता को हम लोग भी ये पहचान नहीं करा सके कि तुम्हारा जो संकट है, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी दरिद्रता का, तुम्हारी बेरोजगारी का, तुम्हारी अशिक्षा का, तुम्हारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, ये संकट, ये नई आर्थिक नीतियां जो आज कारपोरेट परस्त नीतियां कही जा रही है उनकी देन है। जिस दिन हम अपने संघर्षों के जरिए अपने द्वारा जनता को शिक्षित करने की जो तरीके होते हैं, सभाएं, गोष्ठियां, दूसरे आंदोलन, ये सब करके जनता को समझाने में समर्थ हो जाएंगे और जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है अभी फांसीवाद के खिलाफ उतनी मुखर नहीं है, जब उनका जनाधार उन्हें खिसकता हुआ दिखाई देगा तब वो समझेंगे दरअसल में फांसीवाद कोई अलग थलग ऐसी चीज नहीं है, वो कारपोरेट लूट और जनता के आर्थिक सामाजिक और कानूनी उत्पीड़न का एक जरिया है। तो जैसे जैसे कारपोरेट व्यवस्था के खिलाफ जन शिक्षा बढ़ती जाएगी, जन चेतना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही फांसीवाद के खिलाफ जनता के पैमाने पर आवाज मुखरित होगी और गैर वामपंथी लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं वो भी इसके पक्ष में जरूर आएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है।
और कांग्रेस को भी समझ आएगी। हालांकि अभी भी वो वोट की राजनीति के लिए हम लोगों के साथ रहती है, हम लोगों का साथ लेने का प्रयास करती है, लेकिन अभी मुख्य रूप से फांसीवाद के पक्ष में नहीं आई है। वक्त आएगा, लोग समझेंगे तो वो उन पार्टियों पर भी दबाव बनेगा जो पार्टियां लोकतंत्र में जनता के मतों से कामयाब होती है। जी कॉमरेड, आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से फांसीवाद के खिलाफ कम्युनिस्ट आंदोलन को और ज्यादा प्रखर और ज्यादा मजबूत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी और ये बातचीत निश्चित रूप से एक कार्यशाला के रूप में ही इसको हमको देखना चाहिए। तो कॉमरेड, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब आपको भी जिंदाबाद। लाल सलाम, जी दर्शकों को भी लाल जी, सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। जी। लाल सलाम।